ये दो चार्ज के बीच लगता है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगता है। चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, दोनों r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे कूलम्ब साहब बताए, जब दो चार्ज, दो स्थिर आवेश, ये जो कूलम्ब बल है ये स्थिर आवेश के बीच लगता है, यानी वैसा चार्ज जो रेस्ट में हो, गति में नहीं हो, मोशन में नहीं हो, ठीक है। दो वैसा पॉइंट चार्ज जो रेस्ट में हो, तो वहां पे कूलम्ब बल लगता है। और कूलम्ब साहब बताए थे कि ये जो कूलम्ब बल का जो वैल्यू है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के दूरी का जो स्क्वायर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इस तरह से दो इक्वेशन बनता है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो फाइनली आपको मिलता है कूलम्ब फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 इनटू मोड ऑफ Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे इक्वल आएगा, साथ साथ एक कांस्टेंट आएगा, और इस तरह से कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो कांस्टेंट K है इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद करना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। M1 दूसरा मास है M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। अब यहाँ पे न्यूटन साहब ने बताया था कि जब दो वस्तु हो, दोनों के पास मास हो, कुछ डिस्टेंस पे रखा हो, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई r स्क्वायर, यानी दोनों मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद करने वाला है, जी का वैल्यू याद कर लेना है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट भी याद करना होता है। इस तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया जी M1 M2 बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू याद करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका वैल्यू सेट करना होता है, इसका यूनिट भी याद कर लेना है। एक चीज दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है कि कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसमें भी डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसमें भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्या क्या सिमिलरिटी है, ये जो कूलम्ब फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पे लगता है। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, ये भी दोनों मास के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पे लगता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कूलम्ब बल का। तो कूलम्ब बल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, संरक्षी बल होता है। यहाँ चार्ज प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन मास हमेशा प्लस में ही होता है। तो मास हमेशा प्लस में ही होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें रिपल्सन कभी होता ही नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं कूलम्ब बल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो ये जो है अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल भी लगता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर किसी वस्तु के पास चार्ज है तो निश्चित रूप से उसके पास मास होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, मास भी है। जैसे बात करते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास चार्ज है, मास भी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास होगा, निश्चित रूप से मास होगा, ठीक है। जैसे मान लिया न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज है तो मास भी होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन अगर मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। आगे बात करते हैं, अगर स्पीड बढ़ता है तो चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ेगा तो मास भी बढ़ता है, अगर स्पीड बढ़ेगा तो मास भी बढ़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब बल और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, सबको जानता है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, और दोनों के पास मास भी होता है M1 M2, ठीक है। तो जब दो चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब बल लगेगा, ठीक है। और
दोनों के पास मास भी है, तो दोनों पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब बल और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का रेशियो देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हो गया। फिर नीचे हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर कटेगा, के Q1 Q2 बाई G m1 m2। अब यहाँ k का वैल्यू सेट कर देंगे, यहाँ पे k का वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ g का वैल्यू सेट कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻11। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास सेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास सेट कर देंगे, इस सबको सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्स में इसका वैल्यू आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻42, 4.2 इंटू 10⁻42। ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेंज होता है स्ट्रांग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वीक होता है। यानी कूलम्ब बल जो है दो चार्ज के बीच लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो मास के बीच लगता है। तो कूलम्ब बल का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कूलम्ब बल बहुत स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जब सेम डिस्टेंस पे दो इलेक्ट्रॉन रखा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो 4.2 इंटू 10⁻42 के रेंज में होता है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इसका रेशियो होता है 2.3 गुना 10⁻39। और जब दो प्रोटॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होता है तो कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो होता है लगभग 1.23 इंटू 10⁻36, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है, क्लास 12th में कूलम्ब बल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से आते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का दोनों का जो है कंप्लीट जो है कंपैरिजन हो गया, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। आप इसको अगर देख कर जाते हैं, अच्छा से इसको देख कर जाते हैं, तो निश्चित है कि एग्जाम में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले एक और लेक्चर हम विमीय सूत्र का बनाया है डायमेंशनल फॉर्मूला का, वहां पे बताया है जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम उसी बेसिस पे यहाँ के का निकाल सकते हैं। और आपको बता दें के का एक वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू क्या होता है, के का इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ के का वैल्यू इतना कहिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना कहिए, फिर यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछला लेक्चर जो है विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला का आप देख करके आप यहाँ से के का डायमेंशनल फॉर्मूला और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।